सो गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर एस के यादव, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सुपर 100 प्रोग्राम के अंतर्गत। तो जैसे लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पूरा देख लिया था कि हमारे पास में रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस प्रकार का होता है, और वो जो चैप्टर हम लोगों ने देखा था उसके अंदर एक कॉमन मेथड्स की बात की थी। हम लोगों ने जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिस प्रकार से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, सभी चीजों को हमने बता दिया था। अब क्या करेंगे, हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था कि नेक्स्ट क्लास में हमारा नया चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में जनन। तो जो पुष्पीय पादप होते हैं उनके अंदर किस प्रकार का जनन होता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो वैसे तो पुष्पीय पादपों में कायिक जनन और लैंगिक जनन दो ही प्रकार के जनन पाए जाते हैं, जिसमें से कायिक जनन के दो मेथड होते हैं। एक होता है नेचुरल, जिसको हमने पीछे वाले चैप्टर में देख लिया था, और दूसरा होता है आपके आर्टिफिशियल मेथड, जिसको हम कृत्रिम प्रकार के भी जनन कहते हैं। वो जो मेथड है इनको इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ इस चैप्टर के अंदर हम काफी सारी चीजों के ऊपर फोकस रखेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम देखेंगे जो पुष्प है वो क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे जो पुष्प है उसकी महत्वता क्या होती है, फिर हम देखेंगे पुष्प के भाग क्या क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे पुष्प में जो नर जनन अंग होता है वो क्या होता है, मादा जनन अंग है वो क्या होता है, नर जनन अंग के द्वारा किस प्रकार से मेल गैमेट तक हम बनाते हैं, और मादा जनन के अंदर भी किस प्रकार से फीमेल गैमेट तक बनाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके अंदर कि जो फ्यूजन है गैमेट्स का वो किस प्रकार से होगा, और उसके फ्यूजन के पश्चात जो जाइगोट बनेगा वो किस प्रकार से हमारा एक नए पौधे के लिए बीज का निर्माण करेगा। इन सभी चीजों को हम फोकस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर हम अपने इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हमारा जो नया चैप्टर है वो क्या है? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में जनन। पुष्पीय पादपों में जनन, आप इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, पुष्पीय पादपों में जनन। तो डियर, जो हमारे पास में रिप्रोडक्शन पाया जाएगा फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर वो कितने टाइप का होगा उसको हम देख लेते हैं। तो हम बताते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स में निम्नलिखित प्रकार का जनन पाया जाता है। जनन पाया जाता है, पाया जाता है। अब देखिए, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मिलेगा नहीं। हमारा क्या मिलेगा? केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलेगा। हम उन्हीं को फोकस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे? देखिए, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन है। जो रिप्रोडक्शन होगा वो दो प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पर एक होगा वेजिटेटिव। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। दूसरा होगा सेक्सुअल। जो वेजिटेटिव होगा ये होगा दो प्रकार के मेथड से, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। और सेक्सुअल किसके द्वारा होता है? सेक्सुअल होता है फ्लावर्स के द्वारा। तो ये हमारे पास में मेथड्स होंगे, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, ठीक है, और वेजिटेटिव में नेचुरल, आर्टिफिशियल, और सेक्सुअल में फ्लावर्स के द्वारा हमारे पास होगा। अब जो नेचुरल वाला है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पीछे वाले चैप्टर के अंदर। जो आर्टिफिशियल वाला है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे। जो सेक्सुअल वाला है इसको भी हम पढ़ेंगे। तो इनको इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, और बाकी हमारा ये नेचुरल वाला कंप्लीट हो चुका है। तो जो आर्टिफिशियल वाला है इस चैप्टर के लास्ट में हम इसको पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे किससे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं क्या होता है। तो हमारे पास जो टॉपिक है अब आज का, उससे हम शुरुआत करते हैं, और ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन
फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में जनन, पुष्पीय पादपों में जनन। ठीक है, हमारा हिंदी में नाम हो जाएगा इसका पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है, कैसे होता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जितने भी पुष्पीय पादप होते हैं, सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और आपको पता है जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको कहते हैं हम एंजियोस्पर्म। ये तो आप जानते ही होंगे, आपको 11वीं क्लास में बता दिया जाता है, जो पुष्पीय पादप हैं वो ही आपके एंजियोस्पर्म है। ठीक है, तो क्या बताएंगे हम कि सभी फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सभी के अंदर आपको देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिस समय पे उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन घटित होता है, उस समय पर पुष्प का निर्माण होता है। ठीक है, जब पादपों में जनन अवस्था आती है, तब इनमें फ्लावर्स का निर्माण होता है, पुष्प का निर्माण होता है, तो जिस समय पे इनमें जनन अवस्था आएगी उसी समय पे यहाँ पर फ्लावर्स का निर्माण हो जाएगा। तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे कि पुष्प का निर्माण तभी होगा जब इनके अंदर जनन अवस्था आएगी। पुष्प जो है ना केवल हमारे पादप के अंदर जनन में भाग लेता है, बल्कि पुष्प का अपना एक अलग महत्व होता है। ठीक है, तो जो पुष्प का महत्व होता है वो क्या होता है, उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। ठीक है, अब हम देखेंगे यहां पर सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लावर्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तो वो तो मैंने आपको बता दिया था कि जो प्लांट है उसके अंदर तो जनन करेगा, लेकिन मानव के लिए पुष्प का महत्व, यहां पर जो है हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जो मानव है उसके लिए पुष्प का क्या महत्व होता है, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। देखिए, प्रकृति के अंदर जो पुष्प बने हैं वो जनन के लिए बने हैं, लेकिन मानव ने जो है पुष्प का उपयोग बहुत सारे अन्य कार्यों के लिए किया है। बेसिकली जो पुष्प हैं ये हमारी भावनाओं के साथ जुड़े रहते हैं। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पुष्प का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी श्रद्धा को दर्शाने के लिए जो हमारे ईश्वर हैं, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो अल्लाह हो, तो इन सभी के लिए क्या करते हैं, हम पुष्प अर्पण करते हैं, माला अर्पण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी श्रद्धा को हम उनके लिए दर्शा रहे हैं। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, जब हम अपना घर बनाते हैं तो हम अपने घर के अंदर एक बगीचा, छोटा सा गार्डन बनाते हैं, जहां पर हम पुष्पीय पादप सजावट के लिए लगाते हैं। तो जो पुष्प हैं हम अपने घरों में ऑर्नामेंटल पर्पस मतलब सजावट के लिए उपयोग करते हैं। इसके अलावा जब हम अपने मतलब किसी रिश्तेदार को, ठीक है, या अपनी किसी प्रिय को कोई भावनात्मक जो हमारी भावनाएं हैं उसका परिचय देना चाहते हैं, तब भी हम पुष्प का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोगों को हंसी आएगी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा फरवरी के अंदर वैलेंटाइन डे के आसपास रोज डे आता है, रोज गिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, ये प्यार को दर्शाता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ लोग फ्रेंडशिप को दिखाने के लिए रोज का उपयोग करते हैं, तो ये भी क्या करता है, ये फ्रेंडशिप की भावना को दर्शाता है।
ठीक है। अगर कहीं पे युद्ध छिड़ा हो, अगर उस युद्ध को समाप्त करना होता है तो वहां के लोग जो व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं वो एक दूसरे को भेंट करते हैं, जिसके मतलब होता है युद्ध की समाप्ति, आत्मसमर्पण। तो उसके लिए भी हम पुष्प का उपयोग करते हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस पर्सन की जिसकी मृत्यु हुई है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए भी हम लोग पुष्प का उपयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। तो जो पुष्प है ना केवल हमारे पादप के लिए मायने रखता है बल्कि मानव के लिए भी ये बहुत मायने रखता है। और पुष्प का उपयोग पुराने समय से हमारे जो मानव सभ्यता है वो करती आ रही है, ठीक है। तो ये जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन किया हुआ है कि जो पुष्प हैं कि मानव क्यों इनका उपयोग करता है, किस प्रकार से इनका उपयोग करता है। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे कि जो पुष्प है इसकी हमारे लिए क्या मायने हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, अब सीधे डिस्कस करेंगे हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, वो किस प्रकार से होता है। तो चलते हैं फिर से अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे पास में पुष्प है इसके जो मायने हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारा पुष्प है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनता है, ठीक है। तो जो फ्लावर है वो क्या होता है हम बात कर लेते हैं पहले। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे फ्लावर, पुष्प, पुष्प के बारे में समझ लेते हैं कि पुष्प क्या होता है। तो देखिए हमारे पास में जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होता है उसके कुछ लक्षण होते हैं, ठीक है। कुछ उसके कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हीं कैरेक्टर्स को हम लोग समझते हैं किस प्रकार से होते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे जो हमारे पास फ्लावर होता है वो किस पर बनता है। तो बेसिकली जो हमारा फ्लावर है वो कुछ और नहीं है, एक मॉडिफाइड सूट है, ठीक है। एक रूपांतरित हमारा ऊपरी भाग है, वायवीय भाग है, जिसके अंदर एक जो कलिका होती है, मुकुल होती है, बड होती है, ये परिवर्तित हो जाती है पुष्प के अंदर। तो देखिए पुष्प की संरचना कैसी होती है उसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास में ये होता है थैलेमस, जिसको हम बोलते हैं आपका पेडिसेल, ठीक है। अब इसके पास में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 4 चक्र देखने को मिलेंगे इसमें, एक एक करके सबको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो केंद्र में पाया जाता है हमारा, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ड, ठीक है। केंद्र में मिलेगा हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ड इस प्रकार से। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ड होता है इसको हम क्या कहते हैं, गाइन्यूशियम कहते हैं। गाइन्यूशियम के अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे, गाइन्यूशियम के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, देखिए यहाँ पर ऐसे ओव्यूल, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे ओव्यूल। और इसी के साथ इस पर जुड़े रहेंगे हमारे स्टिमन्स। क्या जुड़े रहेंगे इसके साथ, स्टिमन्स, ठीक है। तो देखिए इस तरह से इसमें स्टिमन्स भी उपस्थित रहेंगे। तो बहुत सिंपल होता है फ्लावर का स्ट्रक्चर, टिपिकल नहीं होता है तो उसको सिंपल ही रहने देंगे, ज्यादा टिपिकल नहीं बनाएंगे। तो हमारे पास में ये फ्लावर की जो है प्रेजेंट है यहाँ पे पांखुड़ी जिसको आप बोलते हैं। इसके बाद बाहर की तरफ प्रेजेंट रहता है कुछ ग्रीन कलर के लीव्स, और ये होता है हमारे पुष्प का डायग्राम, ठीक है, कि हमारा पुष्प किस प्रकार का नजर आता है, ठीक। तो ये हमारा पुष्प है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उनके ऊपर भी हम लोग फोकस कर लेंगे। तो आप ये डायग्राम बनाइए, इसके बाद हम देख लेते हैं इसके क्या क्या भाग हैं हमारे, ठीक है। इन सभी भागों को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहली चीज जो इसके पार्ट्स हैं उनको अगर हम देखें क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक एक करके सभी पार्ट्स को देख लेते हैं। तो ये जो आपका फूला हुआ भाग है ये कहलाता है थैलेमस, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है थैलेमस, ठीक है, ये कहलाएगा थैलेमस। और ये जो बाहर की तरफ आपको हरे रंग की पत्तियां दिख रही हैं ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं सेपल्स, ये कहलाती हैं सेपल्स। जो ये आपकी रेड कलर की पत्तियां दिख रही हैं, आपको दिख रही हैं रेड कलर की पत्तियां, ये रेड कलर की पत्तियां क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं पेटल्स, ये कहलाती हैं पेटल्स, ठीक है।
ये जो ब्लू कलर का मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, ऐसे तंतुनुमा संरचनाएं, ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं स्टेमन्स। ये कहलाएंगे स्टेमन। ठीक है। और ये जो बीच में संरचना मैंने आपको दिखाई है, इसको हम सिंपली क्या नाम देते हैं? ये होता है पिस्टिल। क्या होता है? पिस्टिल। या तो आप इसको पिस्टिल भी कह सकते हैं या फिर आप इसको कार्पल भी कह सकते हैं। तो हमारे पास में ये 4 मुख्य संरचनाएं होती हैं जो किसी पादप के पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर, आप लोगों ने नोट कर लिया? यदि हाँ तो हाथ खड़ा करके बताइए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो पुष्प होता है इसके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ डियर हम यहाँ पे भी देखेंगे जो हमारा हर एक भाग है इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको 4 चीजें इसमें मुख्य रूप से दिखाई हैं, देखिए कौन सा? 1 2 3 एंड 4। ये जो 4 चीजें होती हैं ये चक्र में उपस्थित रहती हैं, और इनका जो चक्र होता है वो अपना स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि एक पुष्प में एक चक्र में एक और प्रेजेंट है, अगले पुष्प के अंदर किसी और प्रकार का चक्र पाया जाएगा ना। सबसे पहले बाहर की तरफ जो चक्र मिलता है वो सेपल से बना होता है, उसके बाद जो दूसरा चक्र मिलता है वो पेटल से बना होता है, जो तीसरा चक्र होता है वो स्टेमन से बना होता है, और केंद्र में जो चक्र होता है वो पिस्टिल या फिर कार्पल से बना होता है। ठीक है, तो इन चक्रों को क्या क्या नाम दिया जाता है उसको भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पर कि 4 वॉल्स ऑफ फ्लावर, पुष्प के 4 चक्र, पुष्प के 4 चक्र, तो पहला हो जाएगा किसका? सेपल्स का। पहला हो जाएगा सेपल्स का, दूसरा किसका हो जाएगा? पेटल्स का, तीसरा हो जाएगा हमारा स्टेमन का, और चौथा हो जाएगा किसका? पिस्टिल या फिर कार्पल का। पिस्टिल या फिर कार्पल। तो ये 4 चक्र हमारे देखने को मिलेंगे। तो सेपल का जो चक्र होता है इसको हम क्या नाम देते हैं? सेपल के चक्र को हम नाम देते हैं कैलिक्स। सेपल के चक्र को नाम देते हैं कैलिक्स। ठीक है, पेटल्स का जो चक्र होता है इसको नाम देते हैं कोरोला, इसको नाम देते हैं कोरोला। स्टेमन का जो चक्र होता है इसको नाम देते हैं एंड्रूशियम, और जो पिस्टिल का चक्र होता है इसको हम नाम देते हैं गाइनोशियम। तो ये क्या है? ये हमारे 4 चक्र हैं इसके एक पुष्प के, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम एंड द गाइनोशियम। ये 4 चक्र हैं जो पुष्प में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। यदि हाँ तो हाथ खड़ा करके बताइए। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो पुष्प है, पुष्प के फीचर क्या होते हैं। ठीक है, तो हम बताते हैं कि फ्लावर एक मॉडिफाइड बड होता है। फ्लावर एक मॉडिफाइड बड होता है जो शूट पर उपस्थित रहता है, जो शूट पर उपस्थित रहता है, पहला। दूसरे फीचर की हम बात कर लेते हैं। जो फ्लावर होता है वो एंजियोस्पर्म पादपों में जनन की इकाई होती है। फ्लावर एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं। एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो फ्लावर्स होता है इससे क्या होता है? पुष्प, हमारे जो पादप होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर से
पादपों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो फ्लावर होता है उसके अंदर 4 आपके चक्र उपस्थित रहते हैं। एक फ्लावर में मुख्यतः 4 चक्र उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, जो कि कहां जुड़े रहेंगे? थैलेमस पर, जो कि पुष्प के आधारीय फूले हुए भाग पर जुड़े रहते हैं, जिसे, अब इस फूले हुए भाग को हम क्या नाम देते हैं? फूले हुए भाग को नाम देते हैं थैलेमस, जिसे थैलेमस कहते हैं, जिसे थैलेमस कहते हैं। तो थैलेमस के साथ जुड़े रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 4 चक्र उपस्थित हैं, इनके नाम मैं पहले ही बता चुका हूं, तो यहाँ पे मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब धीरे धीरे करके हम लोग जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर सारी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आप लोगों ने नोट कर लिया? चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हमारी मुख्य हेडिंग होगी। अब सारी चीजें इसी के अंदर पढ़ेंगे नर के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये क्या है? ठीक है, इसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। क्या नाम दिया था हमने इसको? एंड्रोशियम। इसको हमने नाम दिया है एंड्रोशियम, ठीक है। नर जनन अंग एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि एंड्रोशियम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एंड्रोशियम के बारे में। तो हम ये बात कर लेते हैं यहाँ पे एंड्रोशियम की। तो जो एंड्रोशियम होता है ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या थी? स्टेमन। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम की जो यूनिट है वो क्या है? देखिए ये है स्टेमन। तो एंड्रोशियम की यूनिट होती है हमारी स्टेमन्स होती है इसकी यूनिट। और साथ ही साथ में जो स्टेमन है इसको क्या कहा जाता है? तो जिस समय पे पादपों का विकास हुआ था उस समय पर उसमें पत्तियों का भी विकास हुआ था। तो ये माना जाता है कि जो पादप है उसके अंदर जितने भी संरचनाएं बनेंगी वो किसी ना किसी पत्ती पर ही बनेगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो पत्ती होती है जो कि स्टेमन को बनाती है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरा। उसी की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बताते हैं? देखिए हम बताएंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे एंड्रोशियम कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंड्रोशियम कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। तथा इसकी यूनिट को क्या कहते हैं? स्टेमन, स्टेमन कहते हैं। यूनिट को स्टेमन कहते हैं। इसको आप हिंदी में शायद पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट को स्टेमन कहते हैं। और जो हमारे पास में स्टेमन है वो क्या है? ये होता है माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। तो हम बताते हैं स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइक्रोस्पोर का निर्माण इसी होता है।
तो जो हमारे सूक्ष्म बीजाणु होते हैं या जो माइक्रोस्पोर होते हैं उसका निर्माण स्टेमन पर ही होता है, इसलिए हम इसको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। अब देखते हैं जो हमारे पास में स्टेमन है उसके क्या क्या भाग होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें स्टेमन की संरचना, स्टेमन की संरचना, तो स्टेमन की संरचना कैसी होती है उसको अगर हम देख लें तो हमारे पास में जो एक स्टेमन होता है उसका संरचना कैसी होगी उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास में जो स्टेमन होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो स्टेमन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अब इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में जो ये भाग हैं इनमें क्या क्या नाम है। तो पहली चीज जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो भाग है इसको हम कहते हैं एंथर। तो क्या नाम दिया जाता है, एंथर। ये होता है एंथर। और ये जो आपका तंतुनुमा संरचना है, ये तंतुनुमा संरचना तंतु ही कहलाती है। तंतु का आप क्या कहते हो, फिलामेंट। हम इसे फिलामेंट भी कहते हैं, इसे हम फिलामेंट भी कहते हैं। ये फिलामेंट भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो एंथर है उसके दो भाग हैं, एक ये वाला भाग है और एक ये वाला भाग है। तो भाग को इंग्लिश में हम लोब कहते हैं। तो इसलिए जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। जो एंथर होगा आपका ये बाइलोब स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, और जो हमारी एक लोब है हम इसको थीका भी कहते हैं। तो इसलिए हम डायथीसियस संरचना भी नाम देते हैं इसको। तो जो एंथर होता है वो डायथीसियस भी हो सकता है, बाइलोब भी हो सकता है। और यही वो भाग होता है जिसके अंदर हमारे पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। यही वो भाग है जिसमें पोलन ग्रेन का निर्माण होगा। और साथ ही साथ जो हमारे पास में हर एक लोब में, हर एक थीका में दो चैम्बर्स पाए जाते हैं जिनको हम पोलन चैम्बर्स कहते हैं। और ये दोनों चैम्बर आपस में एक दूसरे से विभाजित रहते हैं एक छोटी सी आपकी सेप्टम के द्वारा या पट के माध्यम से। तो ये होता है हमारा एंथर की संरचना। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो स्टेमन की जो संरचना होती है वो कैसी होती है कि इसके दो भाग होते हैं। क्या होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एंथर और दूसरा फिलामेंट। ये होगा फिलामेंट। ठीक है, दो भाग होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। तो चलिए अब हम इसके अंदर बात कर लेते हैं आगे कि हमारे पास में जो एंथर है उसकी संरचना कैसी होती है, क्या कार्य होता है, जो फिलामेंट है उसकी संरचना कैसी होती है और उसका क्या कार्य होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे एंथर की। जो एंथर है वो क्या होता है। एंथर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो एंथर क्या है, एक थैले के समान संरचनाएं होती हैं जिनमें पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। ये सैक लाइक मतलब थैले के समान, सैक लाइक संरचना, सैक लाइक मतलब दिया थैले के समान संरचना होती हैं जिनमें पोलन ग्रेन हिंदी में क्या कहते हैं इसको, परागकण, पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। इनमें पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास में एंथर है ये कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, ठीक है, एंथर बाइलोब्ड होते हैं। एंथर
बाइलोब्ड होते हैं तथा हर एक एंथर में हर एक एंथर में हर एक एंथर के लोब में, लोब मतलब अनुभाग में दो चैम्बर्स अब जो चैम्बर है इनको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं जिन्हें थीका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थीका भी कहते हैं तो यही जो भाग है इसको हम क्या कहेंगे? थीका भी कहेंगे। तो ऐसे में हमारे पास में हर एक लोब क्या हो गई है? डायथीसियस। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, सेकंड आता है इसमें फिलामेंट। तो ये तो हमने बता दिया था ना, अब हम बात करेंगे किसकी? फिलामेंट की। जो फिलामेंट है वो क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो फिलामेंट जो है आपकी एक पतली सी डंठल के समान संरचना होती है जो एंथर को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो हम बताते हैं कि फिलामेंट पतली तथा स्टॉक के समान, स्टॉक मतलब डंठल के समान संरचना होती है जो एंथर को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास में ये है। ठीक है, इसका एक छोर आपका जुड़ा रहता है एंथर के साथ में और दूसरा छोर जुड़ा रहता है थैलेमस के साथ में। इसका एक एंड थैलेमस के साथ जुड़ा रहता है, थैलेमस से, जबकि दूसरा एंड एंथर से जुड़ा रहता है, तो ये था हमारा किसके बारे में? आपके फिलामेंट के बारे में। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम देखेंगे जो एंथर है उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, क्योंकि जो हमारे पास में माइक्रोस्पोर का निर्माण है वो एंथर के भीतर ही होगा। तो इसलिए हमें एंथर की संरचना को अंदर से देखना पड़ेगा कि एक एंथर अंदर से किस प्रकार का दिखाई देता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एंथर की आंतरिक संरचना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे यहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर की आंतरिक संरचना। तो देखिए एंथर कुछ हमारा इस प्रकार से दिखाई देगा। मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूं कि पहले एक इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर आप इसको देखते हैं तो एंथर कुछ इस प्रकार की संरचना को दर्शाता है। देखिए, तो पहले अगर हम देखें तो एंथर कुछ इस प्रकार से हमारा प्रतीत होगा। तो हमारा एंथर कुछ इस प्रकार से नजर आता है। ये देखिए, और नीचे की तरफ क्या जुड़ा हुआ है? इससे नीचे की तरफ जुड़ा रहता है हमारा फिलामेंट।
नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है इस पे ये फिलामेंट। अब जो ये एंथर है इसमें क्या क्या चीजें उपस्थित हैं उसको भी देख लेते हैं। अब एंथर के अंदर उपस्थित रहेंगे हमारे पॉलन ग्रेन इस तरह से। और जब स्फुटन होता है तो ये पॉलन ग्रेन इस तरह से बाहर आ जाते हैं। तो ये जो हमने दिखाया है ये तब दिखाया है जब एंथर के अंदर स्फुटन हो जाता है, और जब पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टूफन के पश्चात ये बाहर आ जाते हैं। जब इसका स्फुटन हो जाता है तो पॉलन ग्रेन हमारे बाहर गिर जाते हैं इस प्रकार से। तो यह है हमारा एंथर की संरचना। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं आप देख लीजिए उसको, इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले चीज तो ये क्या है, ये है वो पार्ट जहां पर आपके पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा। तो हम इनको पॉलन सैक्स कहते हैं, या फिर मतलब पॉलन को बनाने वाली थैलियां, या फिर हम इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, आप इनको पोलन सैप भी कह सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह सकते हैं। अब ये हमारी वो लाइनें हैं जहां से स्फुटन हुआ है, जैसे ये और ये वो लाइनें हैं जहां से हमारा स्फुटन हुआ है। तो स्फुटन को हम इंग्लिश में कहते हैं डिहाइसेंस। तो हम इसको कहेंगे लाइन ऑफ डिहाइसेंस। यहीं पर स्फुटन हुआ है। ठीक है, ये क्या है नीचे की तरफ, ये होता है फिलामेंट। ठीक है, और ये क्या है जो येलो कलर के दिखाए हैं, ये होते हैं पॉलन ग्रेन, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, परागकण। तो आप इनको परागकण भी लिख सकते हैं। बनाइए फटाफट डायग्राम। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर, आप लोगों ने इनको ध्यान से देख लिया संरचना को। तो देखिए सबसे पहली चीज, जब हमारा एंथर परिपक्व हो जाता है तो उसमें उपस्थित जो पॉलन ग्रेन है, जो पॉलन ग्रेन बने, उनको बाहर लाना होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इसका स्फुटन किया जाता है। और स्फुटन को हम हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिहाइसेंस। तो जो डिहाइसेंस होगा वो उसी जगह से होगा जहां पर उसकी लाइन होगी। ऐसा नहीं है कि हमारा जो पोलन ग्रेन है उसको बाहर निकालने के लिए एंथर कहीं से भी फट जाएगा ना, वो उसी पॉइंट से फटेगा जहां पर हमारे पास में लाइनिंग प्रेजेंट रहेगी। तो जैसे यहां पे हमने दिखाया लाइन ऑफ डिहाइसेंस। अब हम आगे बात कर लेते हैं हमारे पास में। तो आपको क्या क्या चीजें इसके अंदर देख रही हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो एंथर होता है ये आपका टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। आप देखिए 2 माइक्रोस्पोरेंजिया यहां पर है। ठीक है, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम यहां पर है। तो आपके टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, पहली चीज। दूसरी चीज हम इसको कहते हैं बायलोब्ड। अगर मैं एंथर को, आपको काटना पीटना कुछ नहीं है इसमें डायग्राम बनाने के बाद, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। अगर मैं इसको 2 भागों में बांट दूं इस प्रकार से, तो एक भाग हो जाएगा ये और दूसरा भाग हो जाएगा ये। तो हमारे पास कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। बायलोब्ड स्ट्रक्चर हम इसलिए कह रहे हैं इसको। दूसरी चीज, हर एक भाग जो है आपका, जैसे इस वाले भाग की आप बात कर लो चाहे इस वाले भाग की बात कर लो, तो अगर आप देखेंगे तो दोनों भागों के अंदर क्या है, अगर मैं ऐसे लाइनिंग ड्रॉ कर दूं तो हर एक भाग के अंदर 2 अपनी स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। तो जो हर एक भाग में 2 स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम को हमने नाम दिया था थीका। तो हर एक भाग क्या हो जाता है, डाइथीसियस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 थीका प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास में अगर आप ध्यान से देखेंगे जो स्पोरेंजियम है, ठीक है, जो थीका है, ठीक है, वो कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर में। ये बिल्कुल एक कॉर्नर में आ गया, ये एक कॉर्नर में आ गया, ये वाली एक कॉर्नर में आ गई और ये वाली एक कॉर्नर में आ गई। ठीक है, तो ये कॉर्नर में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास में माइक्रोस्पोरेंजिया है वो डेवलप होगी, डेवलप होके क्या बनाएगी, पॉलन सैक बनाएगी, जिसमें क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एंथर में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली हैं, और फिर में हम बाद में बात करेंगे जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके क्या फीचर होते हैं। तो ये सारी चीजें आपने पढ़नी है, लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके फीचर की। जो हमने देखा है अभी एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो हम बताते हैं क्या कि एंथर में 2 लोब्स होती हैं। एंथर में 2 लोब्स होती हैं। एंथर में 2 लोब्स होती हैं, पहली चीज। ठीक है, हर एक लोब में 2 भाग होते हैं। ठीक है,
हर एक लोब में दो थीका उपस्थित होते हैं, अतः यह डायथीसियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो एंथर है। देखिए उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है, टेट्रागोनल संरचना। एंथर एक टेट्रागोनल संरचना होती है क्योंकि कॉर्नर्स होते हैं ना 4, इसलिए टेट्रागोनल संरचना होती है क्योंकि इसमें कॉर्नर्स पर स्पोरेंजियम पाए जाते हैं जो कि 4 होते हैं। तो 4 कॉर्नर्स हैं, 4 स्पोरेंजियम हैं, इसलिए क्या हो गया, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गया। जो हमारे पास में स्पोरेंजियम है इनको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, और ये क्या करेंगी, बाद में विकसित हो जाती हैं पोलन सैक्स के अंदर, जिनके अंदर पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम क्या बताते हैं कि ये स्पोरेंजिया मतलब बीजाणुधानी, ये स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं जो विकसित होकर पोलन सैक्स। अब जब तक हमारे पोलन का निर्माण होगा तब तक हमारे पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर कहलाएंगे, जब तक निर्माण होगा। और उसके बाद में जब हमारा पोलन ग्रेन विकसित हो जाएगा तो ये स्पोरेंजिया नहीं बचेगी, फिर ये पोलन सैक में बदल जाएगी, जिसके अंदर क्या उपस्थित रहेंगे, हमारे पोलन ग्रेस उपस्थित रहते हैं, जो बाद में विकसित होकर पोलन सैक्स में बदल जाती है, जिनमें पोलन ग्रेन उपस्थित रहते हैं। अब डियर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अगला टॉपिक होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसकी संरचना कैसी होती है, और उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब जो हमारे पास सूक्ष्म बीजाणुधानी है उसकी संरचना कैसे होती है, और बाद में हम देखेंगे सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण। फिर हम देखेंगे जो पोलन ग्रेन है उसकी संरचना कैसी होती है। फिर उसके बाद में हम बढ़ जाएंगे किसकी तरफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो हम यहाँ पे कल के लिए हेडिंग डाल के रख देते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, और वो हेडिंग क्या होगी, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। सूक्ष्म बीजाणुधानी की संरचना, यह हेडिंग डाल के रखते हैं। जिनका छोटा है बेटा वो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो डियर मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और साथ ही साथ आप लोगों से इंटरेक्शन चलता रहता है तब भी अच्छा लगता है, और आप लोगों को चीजें समझ में आती हैं तब तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास में कोई प्रश्न होता है तो आप पूछ सकते हैं, समय समाप्त होता है। तो हम लोग मिलेंगे अब आपको मंडे को हम लोग देखेंगे यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है वो क्या होती है, ठीक है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए।